बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने देखा है सूरत हाल बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रही है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में थे, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया हमारे सामने आया, डिजिटल दहशतगर्दी की बात हमारे सामने आई। एक बार फिर बहुत शिद्दत के साथ ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी लगा दी जाए और इस जमात को पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों से रोक दिया जाए। इसके नतीजे में क्या होगा, ये पाबंदी कैसे लगती है, ये पाबंदी लगाने की बातचीत कहाँ पर हो रही है, इस सिलसिले में अब तक क्या हुआ है, तमाम चीज़ें इस हवाले से मैं आपके सामने रखूँगा। पाबंदी लगाई भी जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती, इस पर भी बात करेंगे। अतहर मिनल्ला साहब, चूँकि आज हमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान में अतहर मिनल्ला साहब एक नज़र आए, अलग, ऑड वन आउट। तो अतहर मिनल्ला साहब ने जो कुछ कहा उस पर एक मखसूस सियासी जमात और सहाफ़ियों के एक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और सहाफ़ियों के उस ग्रुप ने अतहर मिनल्ला साहब पर एक खातून के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि अतहर मिनल्ला साहब ने उस खातून को जेल भिजवाया, एक मासूम बच्चे से दूर कर दिया। और अतहर मिनल्ला साहब जो हैं वो एक ऐसे जज हैं जो बिल्कुल भी मुनसिफ नहीं हैं। बराह रास्त अतहर मिनल्ला की ज़ात पर हमला किया जा रहा है। यानी जो काले भूंड वगैरह चल रहा है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हम उर्दू में कराची बोलने वाले ततैये की बात करते हैं, वहाँ काले भूंड की बात हो रही है, ये तो बहुत छोटा है, लेकिन उनकी ज़ात पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक ख़बर और आ रही है कि इमरान खान के पास अडियाला जेल में कम्युनिकेशन डिवाइस मौजूद है। क्या है ये कम्युनिकेशन डिवाइस, इमरान खान इससे क्या कम्युनिकेशन करते हैं, किन से करते हैं, ये इल्ज़ाम क्या है, इसकी भी इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो अतहर मिनल्ला साहब के हवाले से होने वाले हमले की बात है। एक वकील हैं खालिद हुसैन ताज, ये PMLN के लिए हमदर्दी रखते हैं। खालिद हुसैन ताज ने एक ट्वीट किया और अतहर मिनल्ला की ज़ात पर हमला करते हुए किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये ट्वीट इतना ज़्यादा रीट्वीट करो कि 24 करोड़ आवाम तक पहुँचे। अतहर मिनल्ला पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है और सियासी जज है। आज अतहर मिनल्ला के हवाले से मैं वो हक़ाइक़ ठोस सबूतों के साथ आपको बताऊंगा जिसकी गवाही फिर साकिब बशीर को टैग किया, साकिब बशीर भी देंगे। जब अतहर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट था तो सबसे ज़्यादा अपने मातहत अदालतों में मुदाखलत करता था। एक खातून वकील ने 8 फरवरी 2021 के दिन अतहर मिनल्ला से सिर्फ इतना सवाल पूछा था, सर हमारे चैम्बर बगैर किसी नोटिस के रात को CDA वालों ने गिरा दिए, हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ, केसेस के फाइल से लेकर क्लाइंट्स के ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी जो हमारे पास चैम्बर में थे वो भी मलबे के ढेर बन गए। अगर फ़र्ज़ करें हमारे चैम्बर गैर कानूनी भी थे तो भी कानूनी तौर पर हमें 3 दिन का नोटिस देना चाहिए था। इस सवाल को अतहर मिनल्ला ने गुस्ताखी समझा। उस खातून को सबक सिखाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए उसके 4 महीने के शीरखार बच्चे से उससे अलग करके 27 दिन अडियाला जेल में रखा। उस खातून के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया। इस केस में अतहर मिनल्ला मुद्दई भी था और मुनसिफ भी। जब ये खातून वकील जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की तो अतहर मिनल्ला ने अपने सेक्रेटरी के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के जज को फ़ोन कराया और उनको सख्ती से हिदायत दी कि इस खातून की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज करना। जज ने अतहर मिनल्ला की ख्वाहिश पर उस खातून वकील को 27 दिन जेल में रखा। बाद में उस जज ने बहुत से वकीलों को खुद बताया कि हमारे ऊपर चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का सख्त दबाव था, इसी वजह से मैंने दरख्वास्तें खारिज की। आज यही अतहर मिनल्ला दूसरों को कह रहा है कि अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में मातहत अदालतों में किसी जज ने सबसे ज़्यादा मुदाखलत किया है तो वो अतहर मिनल्ला है। अब इन साहब ने साकिब बशीर से कहा कि ये गवाही देंगे। साकिब बशीर ने इस पर इनको जवाब दिया गवाही देने वाली बात पर और कहा मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ, आपकी ट्वीट के अक्सर हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं, गलत हैं या आधी बात की गई है, आधी छुपाई गई है, बल्कि असल बात कुछ और है। आपकी ट्वीट की असल 8 फरवरी 2021 की इस्लामाबाद के वकला की जस्टिस अतहर मिनल्ला के चैम्बर पर चढ़ाई है। आपको याद होगा वकीलों ने बाकायदा हमला किया था
अतहर बिन अल्लाह साहब के चैम्बर पर। 6-7 घंटे जस्टिस अतहर बिन अल्लाह को उनके चैम्बर में जाकर गंदी गालियां निकालना, चैम्बर से बाहर ना निकलने देना और हाई कोर्ट की तोड़फोड़ है। उस वक्त रेंजर्स पहुंची, लेकिन जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने दिया, बल्कि वकीलों की इस चढ़ाई को जिस तरह अतहर बिन अल्लाह ने कानून के दायरे में रहकर ज़बरदस्त तरीके से हैंडल किया, आज तक अदलिया में कोई नहीं कर सका। उसके लिए वो दाद के मुस्तहिक हैं। मातहत अदलिया में मुदाखलत के हक़ाइक़ भी आपके दुरुस्त नहीं। मैं ये बात हवा में नहीं बल्कि मालूमात की बिना पर कर रहा हूँ। इसके अलावा तफसीलात अभी मेरी पिन ट्वीट में ज़रूर देखें। वो थ्रेड जो जस्टिस अतहर बिन अल्लाह की सुप्रीम कोर्ट जाने के वक्त मैंने लिखा था। साक़ी बशीर ने इनको ये बात लिखी और फिर उन्होंने लिखा कि जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर 4 साला दौर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान सीजे किसी न किसी तरह तनकीद का मरकज़ रहे। हुकूमत तब्दीली से पहले जो नाक़िद थे बाद में तारीफ़ करने लगे, जो हुकूमत तब्दीली से पहले तारीफ़ करते थे हुकूमत तब्दीली के बाद नाक़िद बन गए। तो एक ऐसा आदमी जिस पर दोनों जानिब से तनकीद की जा रही हो, वो बैलेंस्ड आदमी होता है। ये साक़ी बशीर जो है वो बता रहे हैं, तवील ट्वीट है इनका, मैं इसकी बात मज़ीद नहीं करता। लेकिन अतहर बिन अल्लाह साहब पर आप देखिए बखसूस सहाफ़ियों ने काला भूंड, ये वाला भूंड, और फिर उसके बाद ये तस्वीरें लगा लगा के हमला करना शुरू कर दिया है। अतहर बिन अल्लाह साहब के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो अतहर बिन अल्लाह साहब की ज़ात को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अतहर बिन अल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ही ये इमरान खान की पेशी हो इस बात को भी यकीनी बनाया था, और इमरान खान साहब को लाइव बराह रास्त समात में दिखाया जाए ये भी उन्होंने कहा था। बाकी तमाम जजेस ने मना कर दिया। तो ये फैसला जो है वो 4-1 से हमारे सामने हो गया। अब इसके अलावा बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी की। हुकूमत और हुकूमत के साथी ये तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी लगाई जाए। इस सिलसिले में गुफ्तो शुनीद के कई दौर हो चुके, मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके, और कुछ मोडालिटीज़ भी तय की जा रही हैं कि अगर ये फ़ैसला हतमी तौर पर कर लिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो फिर क्या चीज़ अवाम के सामने रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी जाएगी। क्योंकि जो पाबंदी लगाने का काम है, ये पाबंदी लगाने का काम जैसे ही कर लिया जाता है तो उसे उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जाता है, जहां से तौसीक होती है। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करार देने का जो तरीका है वो आइन में दर्ज है और इलेक्शन कमीशन एक्ट में दर्ज है। आइन का जो आर्टिकल है 17, उसकी शिक 2 के तहत मुल्क की खुद मुख्तारी या मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो जमात काम करती है उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। हुकूमत जमात को कलअदम करार देती है और 15 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजती है। कलअदम करार देने का हतमी फैसला, उस पर तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी तौसीक करती है, तो जमात कलअदम करार पाती है। दूसरा तरीका किसी भी जमात को कलअदम करार देने का इलेक्शन एक्ट में नजर आता है। आर्टिकल 212 के मुताबिक मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत या दहशत गर्दी में मुलव्वस जमात को कलअदम करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात की बिना पर और उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया मवाद की बिना पर मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम करने वाली जमात, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों के खिलाफ काम करने वाली जमात और दहशतगर्द जमात, ये करार देकर इलेक्शन एक्ट के तहत कलअदम करार दिया जा सकता है, पाबंदी लगाई जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इसके अलावा हमारे सामने एक मिसाल आई थी तहरीक लब्बैक की गुज़श्ता कुछ अरसे में। ये जब लब्बैक पर पाबंदी लगी थी तो वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया कि ये इंसदाद दहशत गर्दी कानून के तहत कलअदम करार दी जाती है। ATC एक्ट की शिक 11A के तहत किसी तंजीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। हमारे यहाँ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। लब्बैक ने उसके बाद इलेक्शन भी लड़ा था, जो जीत गए थे अब्दुल कादिर खान मंदोखिल। तो ये हमारे सामने हुआ था। सुप्रीम कोर्ट जाएगा मामला और सुप्रीम कोर्ट से तौसीक अगर हो जाएगी तो जमात कलअदम करार दी जा सकती है। ये मामला ऐसे अपने अंजाम को पहुंचता है। क्या पाकिस्तान में पहले पाबंदी लगी है? जो आज आपकी अवामी नेशनल पार्टी है ANP, ये पहले नेशनल अवामी पार्टी थी NAP। इस पर पाबंदी लगी थी। इस जमात ने किया कि अपने नाम में ज़रा सी तब्दीली की और तब्दीली करने के बाद ये नए नाम से सियासी जमात बन गई थी।
اول تو سپریم کورٹ سے توثیق ہونی ہے، اور اس کے بعد نئے نام سے سیاسی جماعت بنائی جا سکتی ہے۔ ANP کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو یہ اگر ہوتا ہے تو دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو ان افراد پر سب پر پابندی لگانی پڑے گی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر، کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس پابندی کا نشانہ بنایا جائے اور افراد کو پھر اگلی جماعت میں بھی نہ آنے دیا جائے۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کے لیے اگین قانونی جو گراؤنڈ ہے وہ چاہیے، وہ ملے گا تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات عمران خان کے پاس کمیونیکیشن ڈیوائس کی۔ لندن میں ہمارے صحافی دوست ہیں اظہر جاوید، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل میں آئی پیڈ ہے۔ ہم لوگوں نے الگ نیوز پر اس پر تفصیل سے بات کی ہے، آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سندھ حکومت نے بھی کہا، یعنی شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے ٹویٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن ڈیوائس، انٹرنیٹ وغیرہ ہے، وہاں سے ٹویٹ ہوتا ہے۔ اظہر جاوید ہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس آئی پیڈ کس نے پہنچایا، اس بات کی تحقیقات ہوں۔ عمران خان فیس ٹائم اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اور بیرون ملک اپنے ساتھیوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ عمران خان نے شیخ مجیب والی ٹویٹ بھی اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر کے ان کو ڈکٹیٹ کروائی تھی، عمران خان کی منظوری کے بعد ٹویٹ کیا گیا تھا۔ اظہر جاوید کہتے ہیں کہ عمران خان آفیشیل ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمان کی پروپیگنڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر FIA سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ انکوائری کر بھی رہا ہے۔ اظہر صاحب نے اس سلسلے میں جو ہے وہ کہا کہ 3 ساتھی ہیں عمران خان کے بیرون ملک مقیم، ان سے عمران خان رابطے میں ہیں۔ اب یہ جو آئی پیڈ ہے نا، اگر یہ آئی پیڈ منی بھی ہو تو بھی یہ 7 انچز ایک مناسب سائز کی چیز ہوتی ہے، ایک چھوٹی کتاب، تو یہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور اگر یہ آئی پیڈ 12.9 انچز ہو تو پھر تو یہ اچھی خاصی بڑی چیز، آلموسٹ 13 انچز ایک اچھی خاصی بڑی چیز ہے۔ اور پھر ایک سوال بہت بڑا یہ بھی ہے کہ عمران خان کے پاس جو آئی پیڈ ہے، اس آئی پیڈ کو عمران خان کہیں نہ کہیں چارج بھی کر رہا ہوگا، تو عمران خان کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے۔ تو اظہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس آئی پیڈ ہے، تو عمران خان کی جیل سیل کے اوپر تو ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہ کیمرہ کیا کر رہا ہے، جیل حکام کیا کر رہے ہیں، اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں، یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ اس سوال کا جواب کہاں ہے؟ اور عمران خان وہاں پر پھر اگر ان کے پاس ڈیوائس ہے بھی تو عمران خان کے پاس پھر ایک انٹرنیٹ بھی ہے جس سے وہ اس ڈیوائس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں بتا رہے ہیں کہ کرنل صاحب سب کچھ چلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا تو الزام یہ بھی ہے کہ وہاں ان کے ارد گرد جو اہلکار ہیں وہ جیل اہلکار نہیں ہیں، وہ کسی ایجنسی کے اہلکار ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کا الزام ہے۔ تو ان حالات میں اگر عمران خان کے پاس آئی پیڈ ہے تو یہ تو جیل حکام کی ناکامی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں تو صحافی وہ ہیں جو کہتے تھے کہ عمران خان کا جو بٹوا تھا اس بٹوے میں سے کوکین کی 5 پڑیاں نکلی تھی، اور وہ 5 پڑیاں نکال کے جیل حکام نے کہا چلو اندر، یعنی اس پر بھی انہوں نے مقدمہ نہیں بنایا۔ تو ہمارے یہاں ایسے صحافی بھی موجود ہیں۔ تو عمران خان نے اگر ٹویٹ عمران خان جیل سے کرتا ہے تو عمران خان کے اکاؤنٹ سے دونوں ٹویٹ ہوتے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، تو پھر جو اردو والا ٹویٹ ہے وہ کون کرتا ہے؟ یعنی عمران خان انگلش کا ٹویٹ تو خود لکھ لے گا، مگر اردو کا ٹویٹ عمران خان اردو کا ٹویٹ نہیں لکھ سکتے، وہ عمران خان کی جماعت کے لوگ ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر رول پلے کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں گی اور پاکستان تحریک انصاف پر یہ پابندیاں لگانی پڑیں گی تو ان تمام چیزوں کے لیے، عمران خان کے ایون آئی پیڈ کے لیے، جیل کی سہولتوں کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک رستہ جائے گا عدالت۔ اور عدالت کے اس رستے میں پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود بھی اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالت اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے ہیں اور وہاں چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، ہیڈ آن وہاں پہ ٹکراؤ ہے، اور اس میں ہمیں سینگ پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سچویشن ہمیں کشیدہ نظر آ رہی ہے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ کھیل دلچسپ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جون کا مڈ جو ہے وہ بہت کچھ بدل دے گا، اور لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدالت سہولت کاری کر رہی ہے، تو عدالت کو بھی اس سہولت کاری سے روک دیا جائے گا۔ بہت جلد بہت بڑے فیصلے ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔